हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी आइए, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे, कोई टॉपिक आप सभी को छूटने ना पाए। हम आपको वादा करते हैं कि गंगा एकेडमी इस मंच पर आप सभी का संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ पूरी तैयारी कंप्लीट कराऊंगा। हर एक विषय पूरा विधिवत तैयारी करवाएंगे। बस आप सभी चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। और चैनल के लिंक को आप सब इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, जहां भी आप अवेलेबल है, हर सोशल साइट के हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। आप सब जुड़ते जाइए, निरंतर प्यार और सपोर्ट चैनल से आप सभी का मिलता रहेगा। तो आप सभी का कोई भी परीक्षा की तैयारी आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आप व्यवस्थित होकर आप सभी अपने घरों से पूर्णतया निःशुल्क तरीके से, फ्री अवकाश तरीके से संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूर्ण सिलेबस पर आप सभी कब तैयारी करोगे। आप सभी को इसके साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं, तो आप सभी भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आज के सेशन में हम आप सभी को शुरुआत करते हैं, आधुनिक भारत की ओर ले चलते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में आलमगीर द्वितीय के समय पर। इससे पहले हमने आप सभी को अहमद शाह तक की जानकारी को बता दिया था। अहमद शाह तक के शासन के क्रम में तक हमने पिछले एपिसोड आप सब वीडियोज देखे होंगे, तो वहां हमने अहमद शाह कंप्लीट करा दिया था। हर वीडियो को आप शुरुआत से देखिए। जब आप भी इससे पहले जो 2-3-4 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं उसको भी पहले देख लीजिएगा। अगर आप क्रम से सारे वीडियोस को देखोगे तो अधिक समझ में आएगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएगा। हमने जीरो से शिखर की ओर आप सभी को तैयारी कराने का मुहिम रखा है। जिस बच्चे को इतिहास में बेसिक्स समझ भी नहीं है, कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है, उसको भी हम इतिहास रोचक बना दूंगा, इतिहास में उसकी पकड़ मजबूत करूंगा। तो आप सभी को जब इससे पिछले के वीडियोस में जाओगे देखोगे तो वहाँ अहमद शाह हमने खत्म कर दिया था। तो आज के सेशन में हम जुड़ते हैं आपके साथ आलमगीर द्वितीय के काल समय में। आलमगीर द्वितीय का काल समय कब से कब तक था? तो 1754 से 1759 तक का जो समय अवधि है, टाइम पीरियड है, ये 1754 से 1759 तक का काल समय आलमगीर द्वितीय का काल समय है। और उत्तरवर्ती मुगल काल में आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। तो आइए आलमगीर द्वितीय से संबंधित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से फैक्ट हैं उनको जरा याद कर लेते हैं, ताकि हम कोई भी अब आगामी परीक्षा देने जाएं तो वहां हमें निराश ना होने पाए। परीक्षा हाल में हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके परीक्षा हाल में से आए तो हमारा क्वेश्चन देखकर मन खुश हो जाए और जब रिजल्ट आए तो हम सब क्वालिफाई होके एक सरकारी नौकरी आसानी से अचीव कर लें। तो यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हम आप सभी के इस उद्देश्य को साकार करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे जुड़ते हैं आलमगीर द्वितीय के काल समय में। आलमगीर द्वितीय का काल समय 1754 से 1759 ईस्वी तक था। इससे पहले जो अहमद शाह पढ़े थे, आलमगीर द्वितीय से पहले शासक हुआ था अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से
1754 तक का समय था। 1748 से 1754 तक का जो समय अवधि उत्तरवर्ती शासकों में था वो अहमद शाह का था। अहमद शाह के समय में दो तीन लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बस इतना याद कर लेना है कि मोहम्मद शाह के, जबकि इससे पहले मोहम्मद शाह हुआ था अहमद शाह के पहले, तो मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद अहमद शाह शासक बना। अब जब शासक बनता है तो इसे एक और उपनाम से भी जाना जाता है अहमद शाह को, वो नाम सफदरजंग के नाम से अहमद शाह को संज्ञा दी गई है। उसका एक और उपनाम है सफदरजंग। नहीं, सफदरजंग उसका उपनाम नहीं है, अहमद शाह का वजीर था सफदरजंग। अर्थात अहमद शाह ने अपना वजीर किसको बनाया था, तो सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। और अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए थे। अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए थे अहमद शाह के शासनकाल में। तो इससे आगे अब आज हम जुड़ते हैं आलमगीर द्वितीय के समयावधि में। आलमगीर द्वितीय के समय में, आलमगीर द्वितीय का काल समय कब से कब तक था, तो आलमगीर द्वितीय का काल समय 1754 से 1759 तक का काल समय था। अब आपको यहाँ जानना होगा कि अहमद शाह के बाद इससे पिछला जो शासक था वो अहमद शाह था, जिसको हम पढ़ चुके थे। तो अहमद शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो अहमद शाह के बाद जो उत्तरवर्ती मुगल काल का राजा बनता है, शासक बनता है, उसका नाम ये आलमगीर द्वितीय होता है। तो अहमद शाह के बाद शासक कौन हुआ, तो आलमगीर द्वितीय शासक हुआ। नोट कर लीजिए, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है, जिसकी चर्चा हम आज की क्लास में कर रहे हैं। तो आलमगीर द्वितीय कब शासक बना, अहमद शाह की मृत्यु के बाद। अहमद शाह की मृत्यु के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। और जैसे मैंने पिछले अहमद शाह के क्रम में वजीर पढ़ा था कि अहमद शाह ने अपना वजीर किसे बनाया, तो सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। अहमद शाह ने अपना वजीर किसे बनाया था, तो सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। तो उसी प्रकार से आलमगीर द्वितीय ने भी अपना वजीर किसी को बनाया था। तो वो वजीर कौन था, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं आलमगीर द्वितीय ने अपना वजीर किसे बनाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आलमगीर द्वितीय ने अपना वजीर बनाया था गाजीउद्दीन फिरोजजंग को। नाम याद कर लीजिएगा, गाजीउद्दीन फिरोजजंग। गाजीउद्दीन फिरोजजंग कौन था, तो आलमगीर द्वितीय का वजीर था। आलमगीर द्वितीय ने अपना वजीर किसे बनाया था, तो याद कर लीजिए, गाजीउद्दीन फिरोजजंग को अपना वजीर बनाया था। गाजीउद्दीन फिरोजजंग को आलमगीर द्वितीय ने अपना वजीर बनाया था। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों पॉइंट आपको भूल जाएगा? नहीं सर, कभी नहीं भूलेगा, दिमाग में फील हो गया। आपका जवाब यही आएगा। तो याद कर लीजिए, अहमद शाह के बाद उसका आलमगीर के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल का शासक कौन बनता है, तो अहमद शाह के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल का अगला शासक आलमगीर द्वितीय बनता है। और आलमगीर द्वितीय ने अपना वजीर किसे बनाया था, तो गाजीउद्दीन फिरोजजंग। गाजीउद्दीन फिरोजजंग को आलमगीर द्वितीय ने अपना वजीर बनाया था। आइए कुछ और जानकारी है, आइए कुछ और फैक्ट है, उसको भी जान लेते हैं आलमगीर द्वितीय के समय में। तो आलमगीर द्वितीय के काल में सबसे महत्वपूर्ण एक घटना घट जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे 1757 का प्लासी का युद्ध।
तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है आपके इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक निर्णायक लड़ाई में से एक रहा है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से हुई थी और अब आप यहीं से शुरुआत हो जाती है अंग्रेजों का शासन आने में। अंग्रेज कैसे एक व्यापारी के रूप में भारत आए और कैसे राजा बन जाते हैं, अब हम यहीं से शुरुआत करते हैं। बड़ी रोचक कहानी है। प्लासी की युद्ध जब इतिहास में पढ़ोगे तो ये प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के समय में ही हुई थी। तो आलमगीर द्वितीय के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होती है। उस युद्ध का नाम है 1757 का प्लासी का युद्ध। आलमगीर द्वितीय के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है 1757 एडी का प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध प्लासी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लास नामक पेड़ था, बाग था, उसी पलास के पेड़ की एक वहाँ स्थल पे था और उसी से प्लासी नाम इसका दिया गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में धड़ल्ले से पूछा जाता है। यहाँ तक बड़े बड़े एग्जाम में भी, IAS PCS में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब आलमगीर द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना है तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में हुआ था। एक और देख लीजिए, जिसमें इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। एक तरफ से ये सिराजुद्दौला अंग्रेजों की तरफ से था जो बंगाल का नवाब बन के आया था, जिसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना से पराजित हो गया था। कहने का तात्पर्य है, आलमगीर द्वितीय जब प्लासी के युद्ध में घिर गया था तो किससे घिर गया था? बंगाल का नवाब एक सिराजुद्दौला था। इनको रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से पराजित होना पड़ा। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। और इधर से कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। यानी आलमगीर द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये लड़ाई होती है। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा था। याद कर लीजिएगा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा था? तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा था। किससे ये युद्ध लड़ी जानी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव नाम आलमगीर द्वितीय। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला ने। अर्थात सिराजुद्दौला और आलमगीर द्वितीय के बीच ये युद्ध हो जाती है। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। क्या आपको भूलेगा कभी? नहीं सर, नहीं भूलेगा। इसमें याद कर लेना है आपको कि 1757 ईस्वी की युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया है? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। उत्तरवर्ती शासक आलमगीर द्वितीय के समय में ये लड़ाई हुई थी। आलमगीर द्वितीय
का के खिलाफ अंग्रेजी सेना में कौन था? तो अंग्रेजी सेना में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इससे आलमगीर द्वितीय से प्लासी का युद्ध हो जाती है और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना की तरफ से नेतृत्व किया था ये रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा? नहीं सर, नहीं भूलेगा। तो आलमगीर द्वितीय को बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आलमगीर द्वितीय अहमद शाह के बाद शासक बनता है और इसने अपना वजीर किसको बनाया? तो गयासुद्दीन फिरोज जंग को बनाया था। आलमगीर द्वितीय के समय की एक महत्वपूर्ण घटना घटती है प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के साथ होती है और अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व करने आया था रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, ये सारे फैक्ट है, क्वेश्चन में आपके आता है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो कितनी बार आया है आप संख्या नहीं गिन पाओगे। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास में वही फैक्ट लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट को रख लीजिए जिससे कोई भी परीक्षा देने जाइए आपका कोई पेपर खराब ना हो। तो चलिए, ये रहा आलमगीर द्वितीय का समय पीरियड, आलमगीर द्वितीय के समय की जानकारी। अब हम उत्तरवर्ती मुगल काल के अगले शासकों के क्रम में बढ़ते हैं। अगले शासक आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक था। अर्थात शाह आलम द्वितीय शासक कब से कब तक थे, इनका समय ड्यूरेशन कितना है, समय पीरियड कितना है, समयावधि कितनी है? तो याद कर लीजिए 1759 से 1806, 1759 से 1806 तक का जो समय काल था, इस समय उत्तरवर्ती काल के शासक हुए शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है जो परीक्षा में आते हैं, तो याद कर लीजिए। सबसे पहले तो हमें शाह आलम द्वितीय का मूल नाम याद कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको एक नाम याद कर लेना है, छोटा सा नाम है अली गौहर। ये अली गौहर किसका नाम है? तो ये अली गौहर शाह आलम द्वितीय का मूल नाम है। शाह आलम द्वितीय का ये मूल नाम अली गौहर है और ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या है? तो आपको वहाँ याद ऑप्शन देखना है अली गौहर। अली गौहर वाले ऑप्शन पे काला करोगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर है। शाह आलम द्वितीय के काल में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। शाह आलम द्वितीय के काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। उनमें से पहली घटना 1760 ईस्वी में एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। ये याद कर लीजिए। शाह आलम द्वितीय के समय में, जैसे अभी हमने आलमगीर द्वितीय के समय की में एक महत्वपूर्ण युद्ध देखा, प्लासी का युद्ध 1757 वाली, जिसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। तो उसी प्रकार से यहाँ शाह आलम द्वितीय के समय में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। वो लड़ाई है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध। अर्थात इससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होती है शाह आलमगीर द्वितीय के समय में। आलमगीर द्वितीय में इससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अब 1757 अर्थात 3 साल बाद जब शाह आलम द्वितीय 57 के बाद जब 59 में शाह आलम द्वितीय आता है, तो महज 1 साल बाद शाह आलम द्वितीय 1759 में शासक बना है और नेक्स्ट अगले साल यानी 1760 में ही
एक साल बाद नेक्स्ट 1760 में ही एक युद्ध इसके काल में भी महत्वपूर्ण घटती है, वांडीवास का युद्ध। और इस वांडीवास का युद्ध इसी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो नाम याद कर लीजिए, ये शाह आलम द्वितीय के काल में। शाह आलम द्वितीय के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घट जाती है, 1760 ईस्वी का वांडीवास का युद्ध इसी के काल में हुआ था। अली गौहर किसका नाम था? तो अली गौहर मूल नाम है शाह आलम द्वितीय के काल में। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको निर्णायक रूप से पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। 1760 ईस्वी का जो वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर देता है। अर्थात अंग्रेज अब कुल मिलाकर भारत पर राज करना चाहते हैं। तो अब इनका राज करने का, इनका शासक बनने का एक एक क्षेत्र पर अपना हथियार जमाना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट लड़ाई आती है 1761 वाली। 1761 ईस्वी में कौन सी लड़ाई होती है? अंग्रेजों की पानीपत का युद्ध। अब एक तरफ से हम मुगल काल के बाद अंग्रेजों का भारत पर एक अधिकार होता है। तो मुगल काल के जो औरंगजेब तक का काल था, तब तक तो मुगल काल सक्रिय रहता है, तब तक अंग्रेजों का दाल नहीं गलने पाती थी। लेकिन औरंगजेब, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद उत्तरवर्ती के मुगल शासक के जितने भी शासक हुए कहीं ना कहीं कमजोर हुए, और उन कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हर एक शासक के क्षेत्र को छीनना शुरू किया। तो अब हमने पढ़ा क्या? आलमगीर द्वितीय के समय को पढ़ा, शाह आलम के समय में पढ़ा था। तो शाह आलम के समय में जो महत्वपूर्ण घटना देखा, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध इसी के काल में होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को एक निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अब नेक्स्ट युद्ध 1761 की आती है। 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का 3 लड़ाई हुई थी, तो ये तीसरा वाला लड़ाई था। पानीपत का ये तीसरी युद्ध है। इससे पहले पानीपत का 2 युद्ध हो चुका था, उसको हम मध्यकालीन भारत में कवर करेंगे। तो यहाँ आप आधुनिक भारत में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, 1761 ईस्वी में लड़ा गया। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने, नाम याद कीजिए, इससे पहले हम वीडियोज में पढ़ चुके हैं अहमद शाह अब्दाली का नाम। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित किया। इस पानीपत का तृतीय युद्ध किससे लड़ा गया था? तो आपको याद करना है कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। और इस 1761 के पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली था और मराठा थे। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अर्थात पानीपत के युद्ध में कौन हारा था? तो कौन पराजित हुआ था? तो मराठाएं पराजित हुए थे, मराठा साम्राज्य पराजित हुआ था। अहमद शाह अब्दाली पराजित किया था मराठाओं को। ये युद्ध 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो क्या भूलेगा? नहीं सर, नहीं भूलेगा। 1761 में याद कर लीजिए, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अब
एक लड़ाई और महत्वपूर्ण होती है 1764 वाली। तो 1764 में कौन लड़ाई लड़ी गई थी? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध फिर होता है, और 1764 वाला बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में होता है, शाह आलम द्वितीय के काल में। शाह आलम के द्वितीय के काल में ये दो लड़ाई होती है। मैंने आलमगीर द्वितीय के समय में 1757 याद रखना है, प्लासी का युद्ध, और यहाँ शाह आलम द्वितीय के समय में दो लड़ाई, दो युद्ध याद रखना है। एक 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित किया था, और नेक्स्ट दूसरी लड़ाई शाह आलम द्वितीय का है 1764 में बक्सर का युद्ध, इसी के काल में हुआ था। शाह आलम द्वितीय के काल में 1764 का बक्सर का युद्ध भी लड़ा गया था, जिसमें इस युद्ध में मुगल शासक ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया, परंतु अंग्रेजी सैनिकों ने यहाँ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस त्रिगुट को भी पराजित कर दिया। देखिए यहाँ 1764 ईस्वी का जब बक्सर का युद्ध होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के काल में लड़ा जाता है, और इस लड़ाई में 1764 के इस बक्सर के युद्ध में मुगल शासक ने अवध का नवाब उस समय कौन था? यही सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला उस समय अवध का नवाब था, तथा बंगाल के अब्दस्त एक नवाब थे। बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम थे। तो सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे और बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम थे। इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट निर्माण किया गया। अवध के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे तथा बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम थे। ये सिराजुद्दौला और मीर कासिम दोनों के साथ मुगल शासक ने एक त्रिगुट, अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया कि हम अंग्रेजों को पराजित करें। लेकिन हुआ क्या? परंतु अंग्रेजी सैनिकों ने यहाँ इस त्रिगुट को दबाने के लिए हेक्टर मुनरो को भेजा। इस त्रिगुट को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो को भेजा, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस त्रिगुट को पराजित कर दिया। अर्थात 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो वहाँ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में भी सबको पराजित कर दिया। तो छोटी सी लाइन आप लिख लीजिए, 1764 में बक्सर का युद्ध इसी के काल में हुआ, जिसमें मुगल शासक ने कुछ त्रिगुट बनाया। किसके साथ त्रिगुट बनाया? तो अवध का नवाब सिराजुद्दौला को मिलाया, और बंगाल का एक अब्दस्त शासक था मीर कासिम। इन सिराजुद्दौला और मीर कासिम के साथ त्रिगुट बनाया कि हम अंग्रेजों को पराजित कर देंगे। इनके साथ एक त्रिगुट का निर्माण किया, परंतु अंग्रेजी सैनिकों ने इस त्रिगुट को दबाने के लिए हेक्टर मुनरो को भेजा, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस त्रिगुट को समाप्त कर दिया गया। इस त्रिगुट को भी पराजित कर दिया गया। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा आप सभी को? नहीं सर भूलेगा। तो आप सब लिख लीजिए, कहिए तो एक बार रिकॉल कर दे। हेडिंग डालिए आलमगीर द्वितीय। और आलमगीर द्वितीय का जो शासन काल था
1754 से 1759 तक था। आलमगीर द्वितीय के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक होता है। इसने अपना वजीर गयासुद्दीन फिरोज जंग को बनाया था। अब अगला शाह आलम द्वितीय शासक बनता है 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसका मूल नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय के काल में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जिसमें 1760 ईस्वी का वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। अब 1761 ईस्वी में फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से पराजित किया था। 1764 में फिर बक्सर युद्ध होती है इसी के काल में, जिसमें मुगल शासक ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला को मिलाया तथा बंगाल के अवदस्त शासक मीर कासिम को मिलाया और इन तीनों के इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण कर डाला और इस त्रिगुट को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो को भेजा और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस त्रिगुट का भी यहाँ अंत कर दिया गया, पराजित कर दिया। अब नेक्स्ट शासक का नाम देखते हैं अकबर द्वितीय। तो हेडिंग डालिए, अकबर द्वितीय का काल कब से कब तक था? तो 1806 से 1837 तक था। यानी 1806 से 1837 तक का जो समय अवधि है, इसके दौरान उत्तरवर्ती मुगल शासक में अकबर द्वितीय आते हैं। अकबर द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, आइए याद कर लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। अभी तक हम शाह आलम द्वितीय को पढ़ रहे थे। अब जब शाह आलम द्वितीय का अंत हुआ तो इसके बाद अकबर द्वितीय शासक बनते हैं। अंग्रेजों के अब इनके बारे में एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने किसी न किसी के संरक्षण में शासक बना था। किसके संरक्षण में शासक बना था अकबर द्वितीय? इनको किसी से संरक्षण लेना पड़ा था। तो ये मुगल शासकों में पहले एकमात्र ऐसे हैं जो इन्होंने संरक्षण की भांति में शासक बने थे। तो याद कर लीजिए, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यही अकबर द्वितीय थे। तो याद कर लीजिए, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक बादशाह अकबर द्वितीय थे। क्यों संरक्षण में थे? देखिए, यहाँ शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेज सक्रिय हो गए थे। तो जब शाह आलम द्वितीय को यहाँ 1764 के बक्सर के युद्ध में बर्बाद कर डाले, तब ये शाह आलम द्वितीय का शासन खत्म हो जाता है और ये शाह आलम द्वितीय का जो राज्य क्षेत्र है, इस पर अंग्रेज अपना अधिकार कर डालते हैं और यहाँ इस क्षेत्र का जो कमान था, ये अंग्रेजों ने अपना एक कठपुतली यहाँ बैठा दिया। तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की पर जो अपना कठपुतली बनाए थे, तो ये अकबर द्वितीय थे। तो अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासक बनते हैं, लेकिन अंग्रेजों का एक कठपुतली मात्र था। तो अंग्रेजों का शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बनते हैं और ये अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बने थे। अंग्रेज इनको बैठाए थे। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला एकमात्र प्रथम मुगल बादशाह था। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह उस शासक का नाम बताइए जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह में प्रथम था। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को जाता है। श्रेय अकबर द्वितीय ही है। अकबर द्वितीय
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट याद कीजिए, अकबर द्वितीय ने अकबर द्वितीय के शासनकाल में एक युद्ध और हो जाती है, तृतीय आर्य मराठा युद्ध। अब तृतीय आर्य मराठा युद्ध भी अकबर द्वितीय के काल में होती है। तृतीय आर्य मराठा युद्ध कब से कब तक था? तो 1817 से 1818 ईस्वी में होता है। 1817 से 1818 के काल में एक युद्ध होता है, आर्य मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच ये युद्ध होती है, इसी नाते से आर्य मराठा युद्ध कहा गया है। और ये तीसरा आर्य मराठा युद्ध हुआ था अकबर द्वितीय के काल में। तो तीसरा आर्य मराठा युद्ध कब होती है? 1817 से 18 के बीच होती है। अकबर द्वितीय के का उस समय काल था, अकबर द्वितीय उस समय शासक था। और एक राजा राम मोहन राय, पहले राजा राम मोहन राय का नाम राम मोहन राय था, और राम मोहन राय के आगे जो राजा लगा है, इसको किसी न किसी ने उपाधि दिया था। तो वो उपाधि कौन दिया था, आइए जानते हैं। यही शासक था जिन्होंने राजा राम मोहन राय की उपाधि राजा दिया था। अर्थात राम मोहन राय के आगे जो हम राजा देखते हैं, राजा राम मोहन राय में राजा, ये राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अकबर द्वितीय का उस पेंशन के सिलसिले में वो ब्रिटेन गए थे और संभवतः वहीं पे उनकी मौत भी हो गई थी। इस नाते अकबर द्वितीय ने अब उनके पेंशन के सिलसिले में जो ब्रिटेन गए थे, उसी से खुश होकर उसी से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने दिया था, अकबर द्वितीय ने। तो याद कर लीजिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय को ने ही प्रदान की थी। ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, धड़ल्ले से पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? तो ब्रिटेन गए थे। पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में। वहीं पर ब्रिटेन में एक स्थान है ब्रिस्टले, वही ब्रिस्टले में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। क्यों प्रदान किया था? क्योंकि अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे, और वहीं ब्रिटेन में एक स्थान याद कर लीजिएगा, ब्रिस्टले। ब्रिटेन में एक स्थान है ब्रिस्टले, वहीं पर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। वहीं ब्रिटेन में एक स्थान ब्रिस्टले है, जहां 1833 में ब्रिस्टले में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब अगला शासक आता है बहादुर शाह द्वितीय जफर। याद कर लीजिएगा, अकबर द्वितीय के काल में बहादुर शाह द्वितीय जफर शासक बनता है। कब से कब तक था? तो 1837 से 1858, 1837 से 1858 तक, 1837 से 1858 तक बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक का अगला शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का कालावधि 1837 से 1858 है। बहादुर शाह द्वितीय के आगे ब्रैकेट में जफर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा जाता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, आइए जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जफर यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। अब इसके बाद मुगल वंश एकदम खत्म हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय जफर मुगल वंश का
एकदम खात्मा हो जाता है और बहादुर शाह द्वितीय जफर के बाद मुगल वंश एकदम खत्म। सबसे अंतिम शासक अगर मुगल वंश का कोई पूछे तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर का नाम आप सभी याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आप सभी को याद हो जाए। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर को, बहादुर शाह द्वितीय जफर मुगल भारत के इतिहास का सबसे अंतिम शासक था। मुगल भारत के इतिहास, मुगल वंश के इतिहास में सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश के इतिहास में सबसे अंतिम शासक यही बहादुर शाह द्वितीय जफर था। 1837 से 1858 तक इसका कालावधि थी और इस काल में 1857 का विद्रोह हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई 1857, जिसके बाद एकदम अंग्रेज एकदम सक्रिय हो जाते हैं, एकदम निर्णायक लड़ाई लड़ जाते हैं और संपूर्ण भारत में अंग्रेज ने एक छत्र अधिकार पा लिया था। वो 1857 का विद्रोह था। तो ये 1857 का युद्ध बहादुर शाह द्वितीय जफर के काल में होती है और इस 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर को ही बनाया गया था। बहादुर शाह द्वितीय जफर को 1857 के विद्रोह का नेता बनाया गया था, नेतृत्व दिया गया था मुगल वंश का। बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह द्वितीय को याद कीजिए। अगला पॉइंट, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजी सैनिकों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके 1858 ईस्वी में रंगून निर्वासित किया, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। तो याद कर लीजिएगा, ये बहादुर शाह द्वितीय को अब बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार होने वाला बहादुर शाह द्वितीय था। गिरफ्तार कौन किया था? अंग्रेजी सैनिकों ने किया था। कब गिरफ्तार किया था? तो 1858 में गिरफ्तार किया था। रंगून में इसे निर्वासित कर दिया था 1858 में गिरफ्तार करके। 1858 में बहादुर शाह द्वितीय का अंग्रेजी सैनिकों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और रंगून में इसे निर्वासित किया। उसी रंगून में 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह द्वितीय जफर की। तो 58 में गिरफ्तार होता है, रंगून भेज दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है और वहाँ 58, 260, 262, 4 साल बाद 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह द्वितीय की। और यही रंगून में इसकी समाधि भी बनी हुई है। आप जब कभी रंगून जाओगे तो वहाँ समाधि देख सकते हो बहादुर शाह द्वितीय जफर की। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर की समाधि कहाँ बनी हुई है? इसी रंगून में इसकी समाधि बनी हुई है। और इस शासक की एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक और याद रखना है कि प्रसिद्ध शायर था। एक प्रसिद्ध शायर होने की वजह से इसका नाम जफर पड़ा है। तो आपके परीक्षा में अगर पूछ ले कि बहादुर शाह द्वितीय को जफर क्यों कहा गया है, तो बहादुर शाह द्वितीय को जफर एक प्रसिद्ध शायर होने की वजह से, वो एक प्रसिद्ध शायर था बहादुर शाह द्वितीय, और प्रसिद्ध शायर होने की वजह से उसका एक टाइटल दे दिया गया था, उपनाम दे दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को जफर। तो इसी से हो गया बहादुर शाह द्वितीय जफर। तो क्या मेरे बच्चों भूलेगा? नहीं सर, नहीं भूलेगा। याद कर लीजिए, बहादुर शाह अकबर द्वितीय 1806 से 1837, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय का शासक बनता है। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला यह प्रथम मुगल बादशाह था। इसी अकबर द्वितीय के काल में तृतीय बार मराठा युद्ध हो जाता है 1817-18 में, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था।
अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए। वहीं ब्रिटेन में एक स्थान है ब्रिस्टले, वहीं पे अकबर द्वितीय की 1833 में, राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो जाती है। अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर, यह मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक था। 1837 से 1858 का समयावधि है। मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक है। इसी के काल में 1857 का विद्रोह हो जाता है और इस विद्रोह के नेता बहादुर शाह द्वितीय को बनाए गए थे। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजी सैनिकों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था। कब? 1858 में, और उसे भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया रंगून में, जहां पर 4 साल बाद 1862 में बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु हो जाती है। तो क्या आपको याद रहेगा? कहीं भूलोगे तो नहीं? तो यहीं पे मुगल वंश पूरा खत्म होता है। अब हम आधुनिक भारत की एकदम तरफ हम पहुंच चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, अंग्रेज कैसे भारत आए। अब अगली हेडिंग डालिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यूरोपीय के जो कंपनी थे उनके आगमन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप सब हेडिंग नए पेज से डाल लीजिए और यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम पढ़ेंगे इसके जस्ट अगले क्रम में। आप सभी के बीच फिर एपिसोड लेकर बहुत जल्द आऊँगा। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, वही अपील करता हूँ, बार बार आप सभी को साहिदय कोट कोट प्रणाम करते हुए अपील करके गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म, ये परिवार आपका है और इस परिवार में आप सब आइए, चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बाज आएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से हर वीडियो का पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में वीडियो पहुँचे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई टॉपिक कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, हर वीडियो में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं। आप वीडियोस देख के परीक्षा में जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी ले पाने में आपकी इच्छा पूरी होगी। तो हम भी चाहते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी हो, हर घर में शिक्षा हो। आप सब इस मुहिम को जगा दीजिए। गंगा एकेडमी से आप सब जुड़ते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में आप सब इसे शेयर कर दीजिए, ग्रुप गंगा एकेडमी के चैनल को, और इतना शेयर कीजिए संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप इसे पहुंचा दीजिए। और आप सब निरंतर इससे जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। निश्चित रूप से संपूर्ण भारत का कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। आप सभी को पूरा सिलेबस दूंगा, बस आप सभी हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो पूरा विधिवत तैयारी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की हम कराऊंगा, पूरा सिलेबस के साथ कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा और सब कुछ निःशुल्क है। गंगा एकेडमी आपके लिए निःशुल्क है। तो थोड़ा सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगेगा, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नमस्कार। फिर जुड़ते हैं बहुत जल्द इसके आगे के क्रम में। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में बहुत जल्द आप सभी के बीच आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत ही जल्द आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार, बाबा।